नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं यह वर्ष आपके लिए खुशियों भरा रहे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है कि जो कि चर्चा में है? पिंकी, इसका ऑप्शन होगा पिंकी। कटे होंठ वाले बच्चों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस्माइल पिंकी को साल 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। मिर्जापुर की पिंकी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? चीन ने। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में राज्य सरकारों को मॉब लिंचिंग मुआवजा योजना बनाने का निर्देश दिया? दोस्तों, मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को मार डालना या उस पर हमला करना मॉब लिंचिंग कहलाता है। इसके लिए जो मॉब लिंचिंग मुआवजा योजना है बनाने का निर्देश दिया था उच्चतम न्यायालय ने तहसील पूनावाला बनाम भारत संघ व अन्य के केस में। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो झारखंड सरकार के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीयूष गोयल जी से पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति शुरू करने का आग्रह किया है? तो असम के मुख्यमंत्री। अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है? सैंड्स ऐप ने। 1 जनवरी 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस। अगला प्रश्न है कि नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन कब करेगा? तो 13 अप्रैल 2029 से। किस देश का ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? तो चीन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। और इसमें जो मुख्यतः बात की गई है डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए व्यापक और अत्याधुनिक हार्डवेयर, एआई आधारित सॉफ्टवेयर टूल और साइबर सुरक्षा टूल प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है। आगरा के बटेश्वर में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अगला प्रश्न, इसमें कुछ चीजें जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आगरा के बटेश्वर में पहली इंट्रा इंडस्ट्री हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया। इस हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन उत्तराखंड की एक निजी कंपनी द्वारा किया जाना है। इच्छुक लोग उत्तर प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी सुविधा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की संग्रहित कृतियों का विमोचन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसमें कुछ फैक्ट हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के एकत्रित कार्यों को शामिल करते हुए 11 खंडों की पहली श्रृंखला का अनावरण किया है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दूरदर्शी संस्थापक पंडित मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर हुआ। यह संग्रह द्विभाषी उत्कृष्ट कृति है जिसमें अंग्रेजी व हिंदी दोनों में सामग्री शामिल है। 4000 पृष्ठों में फैले ये खंड देश के विभिन्न कोनों से पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों को सावधानी पूर्वक एकत्र करते हैं। जो टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय विराट कोहली बन गए हैं। विराट कोहली ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वासुदेव देवनानी जी को। 5 बार के अनुभवी भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी को सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें एमपी भी था, तेलंगाना, राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पे जो एमपी के जो नए विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं वो कौन है?
एमपी के विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं एवं सीएम मध्य प्रदेश के कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री भजन लाल शर्मा जी। विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। इसमें देख लेते हैं, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए एक मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है हाल ही में। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नियुक्त किया गया है? अक्कला सुधाकर जी को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वीटा दानी जी। कुछ चर्चित मुद्दे भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे अमृत भारत एक्सप्रेस। 30 दिसंबर को 2 अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। पहली ट्रेन अयोध्या यूपी से दरभंगा बिहार तक चलेगी। दूसरी ट्रेन बेंगलुरु कर्नाटक से मालदा पश्चिम बंगाल तक चलेगी। आगे और पीछे इंजन वाली यह ट्रेन पुश पुल तकनीक से चलेगी। ट्रेन में लगे सेमी परमानेंट कल्पर्स इसे जर्क फ्री बनाते हैं। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसरो ने, अगला प्रश्न है हमारा, इसरो प्रमुख ने G20 देशों से इस सैटेलाइट में योगदान की अपील की है। एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसका उद्देश्य पर्यावरण और जलवायु अवलोकन होगा। यह क्या करेगा? यह वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस उत्सर्जन जैसे क्षेत्रों का डेटा उपलब्ध कराएगा। इसे लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2023 में आह्वान किया था, घोषणा की थी, और इसको लॉन्च करने का तैयारी चल रहा है। अभी कब तक की है इसकी डेट? 2026। तो इसरो प्रमुख ने, कह सकते हैं इसरो ने G20 देशों से यह आग्रह किया है कि वो सब साथ मिलकर आएं और एक प्रोजेक्ट की तरह इसमें काम करें। 2024 में गायक मोहम्मद रफी की जन्म शती मनाई जाएगी। इनका जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1924 को गांव कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। इस अवसर पर उनके गांव में रफी मीनार स्थापित की जाएगी। मीनार की ऊंचाई तकरीबन 100 फीट तक होगी, जो स्टील से बनाई जाएगी। इसकी स्थापना द वर्ड ऑफ मोहम्मद रफी वेलफेयर फाउंडेशन और श्री सन्मुखानंद ललित कला व संगीत सभा की ओर से किया जाएगा। तो मोहम्मद रफी जी का संबंध कहां से था दोस्तों? अमृतसर से था, और इनकी जन्म शती मनाई जाने वाली है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। विलारिका ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह चिली के प्यूकोन में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो विलारिका ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों? चिली के प्यूकोन में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह एक कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस ज्वालामुखी को शैतान का घर भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, यह पुरस्कार डैनियल बरेनबोइम अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं और अली अबू अव्वाद फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता है। इन दोनों जनों को ये संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरित किया जाए। क्यों दिया जा रहा है ये पुरस्कार? तो दोनों लोग इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष समाधान के अहिंसक प्रयासों से जुड़े हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हर साल यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना और इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1986 में होती है। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है बुकर पुरस्कार 2023। आयरिश लेखक पॉल लिंच इस वर्ष के विजेता घोषित हुए। यह सम्मान उनके उपन्यास
प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू भी दावेदारी में शामिल रही। यह पुरस्कार पॉल लिंच है। श्रीलंकाई लेखक करुणा तिलका ने दिया। इस पुरस्कार की राशि 50,000 पाउंड है। यह उपन्यास के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्य पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में यूके में हुई थी। तो ये रहे किसने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो श्री विवेक श्रीवास्तव जी। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार उदय ए केवल जी ने लिया। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने। पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया। सियाचिन ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की? यूक्रेन के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 49%। का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है? भारत। कुछ और फैक्ट्स हैं कि जैसे मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट पर नंबर 1 बना है। पारदर्शी PSU परीक्षा या भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया? तो केरल सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ PAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो UAE में। कब करेंगे? तो 14 फरवरी 2024 को UAE में। ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो डेविड वार्नर ने। भारत के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया वर्ल्ड कप 2023 फाइनल उनका आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच रहा। किसे महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला जी को। भारतीय पुलिस सेवा IPS वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो जापान। दोस्तों आपके लिए आज का ये प्रश्न है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी को क्या कहते हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शेकेदी बने हैं। किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुधांशु पंत जी को। किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? चंद्रशेखर जी को। ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। भारत कब दुनिया का सबसे बड़ा धातु कर्म कोयला आयातक बन जाएगा? तो 2026 तक। 2026 तक भारत सबसे बड़ा धातु कर्म कोयला आयातक बन जाएगा। इसरो ने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसके बारे में हमने कल भी देखा था, एक्सपोसैट के बारे में। एक अनुमान के अनुसार इजराइल हमास जंग में गाजा में अब तक कितने लोग मारे गए? तो दोस्तों इसकी संख्या 21,672 है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। 2 जनवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। हाल ही में किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात में कई लोगों ने सूर्य नमस्कार एक साथ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एयर इंडिया का नया एयरबस A350 कब उड़ान भरेगा? तो 22 जनवरी से। इसमें भूकंप के शक्तिशाली झटके लगभग 7.4 रेक्टर स्केल की तीव्रता पर मापे गए हैं। तो ये जापान में है भी। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 8 जनवरी को 93.2 किलोमीटर लंबी कानपुर रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास किया गया? नितिन गडकरी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को। किस राज्य ने राज्य के टाइटन्स नामक अभियान शुरू किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। NIA ने आतंकवाद के खिलाफ कितने प्रतिशत की दर से आरोपियों की सजा दिलाई है? तो 94.70% की दर से। कैबिनेट ने
भारत और किस देश के बीच औद्योगिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इटली के साथ। WPSI के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? तो 204। हाल ही में राजस्थान में कहाँ स्नेक पार्क खोला जाएगा? तो कोटा में। दिए गए विकल्पों में से ये बताना है कि जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हाल ही में वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष बने हैं? तो 16वें अध्यक्ष बने हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। टॉपिक है दिवस से संबंधित। जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस को हम देखने वाले हैं और वो किस तारीख को और क्यों मनाए जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा 1 जनवरी। 1 जनवरी को नया साल सभी को पता है। 1 जनवरी को परिवार दिवस, सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाई जाती है। 1 जनवरी के बाद आते हैं 2 जनवरी 2024 गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। 9 जनवरी को NRI दिवस। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 जनवरी को लोहरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और इस दिन मकर संक्रांति है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और पर्यटन दिवस रहता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। तो दोस्तों आप लोग ये बताइएगा कि गणतंत्र दिवस में इस बार मुख्य अतिथि कौन है? और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 28 जनवरी। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती डेटा सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रामास्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरामुथु रामास्वामी गीतकार, कवि और उपन्यासकार हैं। हाल ही में रामास्वामी द्वारा लिखित पुस्तक मगाविथाई को लॉन्च किया गया। उन्हें उपन्यास कलिकट्टू इतिहासम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो उपयुक्त तीनों विकल्प सही हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना का प्रारंभ किया गया? तो 2019 में। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें यह है कि देविका नदी जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के पहाड़ी सुध महादेव मंदिर से निकलती है और पाकिस्तान में रावी नदी में मिल जाती है। इस नदी को गंगा नदी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 29 दिसंबर 2023 को ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार फ्रांसुआ बेटनकोट मायर्स दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स को 11 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया। ब्लूमबर्ग इंडेक्स में मुकेश अंबानी और अडानी क्रमशः 13वें और 15वें स्थान पर रहे। तो प्रयुक्त सभी विकल्प सही थे। इस इंडेक्स के अनुसार बेटनकोट मायर्स की संपत्ति तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब है। बेटनकोट मायर्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल के उत्तराधिकारी हैं। ये लॉरियल के जो फाउंडर हैं यूजीन सुलर, उनकी ग्रैंड डॉटर हैं। फ्रांसुआ बेटनकोट मायर्स और उनके परिवार के पास इस कंपनी की 34% हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के बारे में देख लें कि अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के नाम से विश्व के अमीरों की लिस्ट जारी करता है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स को 11 मार्च 2012 को पहली बार लॉन्च किया गया था। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की उनकी निवल संपत्ति के आधार पर रैंकिंग तैयार करता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न वित्त आयोग से है दोस्तों। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। हम वित्त आयोग के विषय में बात कर रहे हैं।
इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बने हैं? अरविंद पनगड़िया। तो ये तीनों कथन सही हैं। आइए जानते हैं नीति आयोग और वित्त आयोग एवं अरविंद पनगड़िया जी के विषय में। तो नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। आयोग 1 अप्रैल 2026 से अब अगले 5 साल के लिए सिफारिशें देगा। यह आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपेगा। अन्य सदस्यों की भी घोषणा नहीं हुई है। तो हम आगे देखेंगे अरविंद पनगड़िया जी के बारे में। हम आगे देखेंगे वित्त आयोग का गठन किस प्रकार होता है और वित्त आयोग किस प्रकार एक संवैधानिक निकाय है। श्री अरविंद पनगड़िया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे। तो दोस्तों प्रश्न बनता है अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो इसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये रह चुके हैं ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं। G20 मीटिंग में इन्होंने भारत के शेरपा के रूप में भी काम किया। तुर्की में 2015 में, चीन 2016 और जर्मनी में 2017 की अध्यक्षता के दौरान G20 की मीटिंग में भारतीय टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। फिर अगला देखा जाए कि ये जो है मार्च 2012 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1978 से 2003 तक मैरीलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए में अर्थशास्त्र पढ़ाया है कि आप विश्व बैंक और IMF के विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं। इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल की है। वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था की गई है। तो इसके विषय में देखते हैं। वित्त आयोग भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उसके पहले किया जाता है। वित्त आयोग की संरचना कैसी होती है? संरचना में हम ये देखेंगे कि अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं। तो ये आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण भी किया है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए एवं जो 4 अन्य सदस्य हैं उनके विषय में भी योग्यता के लिए कुछ पैमाने हैं। जैसे किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो ये तो हो गई अध्यक्ष एवं सदस्यों के विषय में। वित्त आयोग के कार्य देख लेते हैं। यह भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करता है। संघ व राज्य की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, राज्यों के बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना, राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा निकाय मतलब ये जो वित्त आयोग है, ये जो अपनी रिपोर्ट देता है वो कैसी है? वो सिफारिशों की जो प्रकृति है वो सलाहकारी होती है, सलाह दे सकता है, जिसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में की गई थी। इसे वर्ष 1992 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसमें कुछ खास विशेषताएं भी हैं, जैसे यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय के कंचनजंगा पर्वत के समृद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी और उत्तर पूर्व में सिक्किम में पंगो लाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और भूटान के टोरसा स्ट्रिक्स रिजर्व से सटा हुआ है। तो ये 2 ओर से घिरा हुआ है, आपने देखा सिक्किम और भूटान। इस राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिण सीमाएं
चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान 183 मीटर से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हंटिंगटन रोग एक वंशानुगत विकार है जिसके कारण मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स धीरे धीरे टूटने लगती हैं। हंटिंगटन रोग के बारे में पूछ रहा है। इससे किसी व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस विकार का नाम जॉर्ज हंटिंगटन के नाम पर रखा गया। तो इसमें ये तीनों वाक्य क्या हैं, तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, तो हमने देखा कि एक चीज फिर से देख लेते हैं कि इसमें हंटिंगटन रोग के बारे में बता रहा है। तो हंटिंगटन रोग कैसा है, वंशानुगत है, जिसके कारण क्या होता है, मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाएं टूटने लगती हैं। खोजकर्ता कौन है, जॉर्ज हंटिंगटन है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा रन और 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है, तो हामिद किरजई को। हामिद किरजई कौन है, तो हामिद किरजई अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत के तौर पर नामित किया गया है। चीन और रूस सुरक्षा परिषद में लाए गए हैं। इस प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे। कहने का मतलब चीन और रूस इस मतदान प्रक्रिया से दूर रहे, जबकि 13 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। गौरतलब है कि साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया, तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर बीआर कंबोज को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी एग्जाम्स के लिए। फिर इसमें देख लेते हैं कि प्रोफेसर बीआर कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में इनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार को किसने प्रदान किया, तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। कहाँ दिया, यह पुरस्कार समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में एक विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन्हें प्रदान किया गया। स्वामीनाथन पुरस्कार की स्थापना 2004 में की गई थी। एम एस स्वामीनाथन का जो पुरस्कार है उसका उद्देश्य यह है प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आजीवन योगदान को मान्यता देना जिन्होंने भारत में खाद्य सुरक्षा, कृषि की स्थिरता सहित कृषि के क्षेत्र में वैश्विक प्रभाव डाला हो। पहला पुरस्कार 15 मार्च 2005 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया गया था। नॉर्मन ई बोरलॉग जी को। पिछला एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 19 अगस्त 2023 को एस एम सहगल फाउंडेशन भारत, सहगल फाउंडेशन यूएसए के संस्थापक डॉक्टर सुरिंदर सूरी एम सहगल को दिया गया था। किसने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की 30वीं किस्त को मंजूरी दे दी है, तो केंद्र सरकार ने। तो इसको मंजूरी प्रदान करने के लिए मतलब किसने मंजूरी प्रदान की, तो केंद्र सरकार ने। इनमें से किसने हाल ही में तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। किस इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर रहे भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का हाल ही में निधन हो गया, तो ये कहाँ पे प्रोफेसर थे, कोलोराडो। अगला प्रश्न है कि रश्मि गोयल को किस ऑयल कॉरपोरेशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। तो ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य हैं, तो 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ ये गठित हुआ था। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन कौन हैं, तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगामी जो हमारे यूपी
RO ARO और जो पुलिस के एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए करंट अफेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? जो इसमें ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल किए हुए हैं, तो हालिया में जो आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता में जो कुछ बदलाव हुए हैं उस वजह से। अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि है? तो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा। NTPS का पूर्ण रूप क्या है, जिसे हाल ही में MOEFCC मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया? तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। किस संगठन ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO का गठन 1958 में भारतीय सेना के पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय को मिलाकर किया गया था। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर V कामत, SV कामत हैं। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सागर परिक्रमा का कौन सा चरण चेन्नई बंदरगाह से शुरू हुआ? तो 10वां चरण है ये। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई बंदरगाह से शुरू हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संयुक्त रूप से किया। आगे बढ़ते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? तो साउथ कोरिया ने। तो ये रहे 3 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।